व्हाइट फॉस्फोरस यानी केमिकल वॉरफेयर इजराइल ने शुरू की और अब हमास ने उसका इतना जबरदस्त जवाब दिया है कि आप दंग रह जाएंगे। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं गलती से 10 मई था, मैं सॉरी 10 जून था, मैं 11 जून कह गया था। आज 11 जून 2024 11 जून 2024 की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं हिजबुल्लाह को लेके, हमास को लेके, यहां तक कि यमन को लेके, उसको लेके हम आपके सामने हैं। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, जो कल जो अल शबूरा पे जो हमने बात की थी कि 30 से ऊपर इजरायली सैनिक हताहत हैं, उसके बारे में कंफर्मेशन हुआ और इजरायली मीडिया ने और आईडीएफ ने इसको एक्सेप्ट किया कि उसके कई आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं। अभी तक संख्या में उसने करीब 4 बताए और 6 घायल बताए, लेकिन ये संख्या बढ़ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर आईडीएफ की तरफ से पड़ रहा है। जो आईडीएफ के लोग हैं, जो आईडीएफ की फैमिलीज हैं, उनकी तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। वहां पर आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय देखिए मसूरी में हूं। कल भी मैंने जो प्रसारण किया था वो मसूरी से किया था। यहां पर वाईफाई का इशू है, लेकिन फिर भी फिलिस्तीन की बात फिलिस्तीन की है और किसी भी हालत में हम अपने, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, आपके बीच हमें फिलिस्तीन की खबरें लानी है। अब आप देखिए, अब जो मैंने कहा केमिकल वॉरफेयर में क्या हुआ कि आज एक जो इजराइल की तेल अवीव में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कुछ एनवेलप्स मिले और उन एनवेलप्स में क्या था? उन एनवेलप्स में एक कैप्सूल भरा था और उस कैप्सूल में जहरीला पाउडर था और उसमें लिखा था कि याद करो तुमने कितने गाजा वासियों को मारा है। और उसको छूते ही 6 इजरायली जो वहां के ऑफिशियल्स हैं वो कंटामिनेट हो गए, घायल हो गए और उसके बाद एक बड़ा हिस्सा तुरंत वहां पर आईडीएफ का पहुंचा, उस एरिया को सील ऑफ किया गया। और ये जो एनवेलप अटैक है, ये यूनिक एनवेलप अटैक, ये केमिकल वॉरफेयर, इसमें देखिए पहले भी बात आई थी कि कुछ जगह जो है वो सैरीन का यूज हुआ है, सैरीन गैस का। और अमेरिका ने फलूजा की लड़ाई में इराक के खिलाफ कुछ पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल किया था। इराक ईरान युद्ध में भी जो लड़ा गया था उसमें सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने केमिकल वेपन्स दिए थे जो उसने ईरान पे यूज किए। आज तक उससे बहुत लोग, उनका हाथ पैर नहीं चलते। ये सब ने व्हाइट फॉस्फोरस इजराइल ने खुलेआम इस्तेमाल किया था। आप जानते हैं व्हाइट फॉस्फोरस जो है इस युद्ध के शुरू से, खासतौर पे लेबनान पे अभी और कुछ जगह गाजा में व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल किया था। वो एक केमिकल वेपन है, खुल के इजराइल उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। और आज जब ये जो एनवेलप्स, जहरीले एनवेलप्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में पहुंचे तो हड़कंप मच गया। 6 इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं वो तुरंत, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बाकी जो पूरा एक महकमा है, इजरायली महकमा है, वो हिला हुआ है। हर जगह ये रेड अलर्ट जारी हो गया है। पूरे तेल अवीव में पैनिक है और इसको मीडिया कवर नहीं कर रहा है। पूरे तेल अवीव में पैनिक है कि हमास अब केमिकल एक वेपनरी यूज कर रहा है। और हमास, और एक उस पर संकेत भी था जो उसका मैसेज था। एक तो गाजा में जो बमबारी हो रही है उसको लेके मैसेज था। दूसरा मैसेज ये भी था कि आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में लिखा है कि एक आंख के बदले आंख और टीथ के बदले टीथ, दांत के बदले दांत, वही आई फॉर एन आई। तो ये जो पूरी बात है, ये अभी बीच में असल में कुछ मैं जिससे पढ़ रहा था उसमें थोड़ा व्यवधान आ गया था। अब देखिए जो ये पूरी जो सिचुएशन है, अब आप ही बताइए ये जो केमिकल अटैक है इसका क्या जवाब है इजराइल के पास? और ये बड़े स्तर पे, हमास ने तो एक वार्निंग दी है। ये बड़े स्तर पे जब केमिकल अटैक अगर लॉन्च हो गया तो हमास, तो ये इजराइल इसमें क्या कर लेगा? और हमास के पास वो टेक्नोलॉजी है। और ये जरूरी नहीं है कि हमास नहीं भेजा हो। ये जो हमास के सिंपैथाइजर्स चारों तरफ हैं, ट्यूनिस में है, अल्जीरिया में है, अरब मुल्कों में है, उनकी तरफ से भी भेजा जा सकता है, कहीं से भी ये हो सकता है। इजराइल को ये याद कराया जा रहा है कि वो वनरेबल है। वो अगर उसने निहत्ते और कमजोर गाजा वासियों को मारा है तो वो भी उतना ही वनरेबल है। उसके भी लोगों को इस तरीके से चुन चुन के मारा जाएगा। तो ये देखिए बात बहुत बड़ी एक है। उसके बाद देखिए जो एक जो रिग्ड, एक और जैसे अल शबूरा में जो रिग्ड बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने बताया कि कल 30 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, आज फिर
राफा में एक बिल्डिंग को रिग करके उसमें जो आईडीएफ सोल्जर्स थे उनको उड़ा दिया। इसमें 2 आईडीएफ सोल्जर्स कम से कम मारे गए हैं और 2 घायल हैं। उसके बाद देखिए जो बड़ी खबर है हिजबुल्ला की। हिजबुल्ला क्या कर रहा है, लगातार उसने जो मार कर रहा है, जो 3 जगह आग लगा चुका है वो तो लगा ही चुका है। हिजबुल्ला ये भी कर रहा है कि वो हर्मेस जो 900 ड्रोन्स हैं इजराइल के, उसको वो गिरा रहा है। और एक और बात बता दें कि जो लेबनान में इजराइल अपने एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग करता है, मतलब ड्रोन से नहीं, एयरक्राफ्ट से बाकायदा, जो विच इज द मैन्ड एयरक्राफ्ट, जिसको एक पायलट चला रहा होता है, बम गिराता है, उस पर जो एयर डिफेंसेस अपने एक्टिवेट किए हैं, पहले हिजबुल्ला ने इस पर इनको एक्टिवेट नहीं किया था। अब उसने एयर डिफेंसेस, सर्फेस टू एयर जो मिसाइल्स हिजबुल्ला के पास है, उनको जो उसने पहली बार अनवेल किया है। इससे इजराइल के जो हमले हैं लेबनान में, जो पिछले दिनों आधे हो गए, हाफ। और अब इजराइल को सोचना पड़ रहा है कि इनके और उस तरीके का देखिए रडार सिस्टम है हिजबुल्ला के पास जो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कितना सोफिस्टिकेटेड है ये अभी इजराइल को नहीं पता है। तो इजराइल के जो पूरे सोल्जर्स हैं, वो इजराइल के जो एयरफोर्स पायलट्स हैं, उनको क्लैरिटी नहीं होती कि वो या वो स्पॉट कर लिए गए हैं, या सर्फेस टू एयर मिसाइल जब से हिजबुल्ला ने छोड़नी शुरू की है तब से इजरायली जो पायलट्स हैं बहुत ज्यादा सहम गए हैं। और जो इजराइल की एयरफोर्स है उसका जो टॉप कमांडर है, जो उसके 2 टॉप कमांडर्स हैं और फिर जो एयरफोर्स चीफ है, जो 2 टॉप कमांडर्स हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम लोगों को अब लेबनान में जाने से पहले पूरी तहकीकात कर लेनी चाहिए, पूरी मालूमात कर लेनी चाहिए, और यहां तक कि हम लोग पहले से हम लोग को एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि एक्चुअली हिजबुल्ला की सर्फेस टू एयर मिसाइल्स कहां हैं। अब आप देखिए जो हर्मीस 900 ड्रोन से जो प्रभाव हुआ है, ये एक यूरोप के जो मिलिट्री एक्सपर्ट है उनका एक जो एक्स प्लेटफॉर्म है, फॉर्मली ट्विटर, उस पर उनका पूरा बयान आया। उसमें आप देखिए क्या उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये जो तीसरा हर्मिस 900 ड्रोन जो हिजबुल्ला ने मार गिराया है इजराइल का, जो लेबनान आया था मारने, ये ड्रोन है, ये मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं, ड्रोन। जो हर्मिस 900 जो ड्रोन जो तीसरी बार मार गिराया है, ये इजराइल का सबसे एडवांस ड्रोन है। और हिजबुल्ला ने अभी तक ये जो थर्ड हर्मिस ड्रोन अभी गिराया है, पूरे समय में 25 हर्मिस 900 ड्रोन हिजबुल्ला गिरा चुका है। तो ये जो प्रोफेसर हैं, इनका ये कहना है कि हिजबुल्ला जो है, जो इजराइल की टोटल फ्लीट है ड्रोन्स की, उसका 12% उसका डीएक्टिवेट कर चुका है, मार चुका है। 12% बहुत बड़ी होता है। और ये सबसे महंगे, ये जो ड्रोन्स है हर्मिस 900, सबसे महंगे ड्रोन्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से लगातार जो हिजबुल्ला ने मार की है, उससे एक के बाद एक इजराइल के ड्रोन्स को नुकसान हो रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो इससे भी, मतलब ड्रोन्स को मारे जाने से भी बड़ी बात, कि इजराइल की जो एयर सुपीरियरिटी थी, जो इजराइल को यह दम था कि हम आकाश में हम सुपीरियर हैं, कोई है ही नहीं चैलेंजर। हमास के पास एयरफोर्स नहीं है, हिजबुल्ला के पास एयरफोर्स नहीं है, यमन के पास है लेकिन अभी उसने इस्तेमाल नहीं किया है। तो इजराइल को जो ये दम्भ था कि हमारी एयर सुपीरियरिटी है, ये चकनाचूर हो गया है। हिजबुल्ला हैज चैलेंज द सुपीरियरिटी बाय टारगेटिंग इजराइल। अब ये देखिए वही जो सर्फेस टू एयर, कि एक तरफ ड्रोन्स मार के और दूसरी तरफ जो इजरायली जेट्स है जिसमें बाकायदा पायलट होता है, उस पर सर्फेस टू एयर मिसाइल मार के हिजबुल्ला ने क्या किया, दे हैव कंपेल्ड इजरायली प्लेन्स टू रिट्रीट फ्रॉम लेबनीज एयर स्पेस ऑन 2 ओकेजन्स लास्ट वीक। ये देखिए टोस, मैं इसी की तलाश कर रहा था जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो सर्फेस टू एयर मिसाइल मारी, एक तरफ ड्रोन्स मारे, 12% कैपेसिटी खत्म की, दूसरी तरफ जो इजरायली एयरक्राफ्ट जो लेबनान में आके बमबारी करते थे, 2 बार वो रिट्रीट कर चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। मैं एग्जैक्ट संख्या जानना चाहता था, 2 बार वो पीछे हट चुके हैं जो उनकी सर्फेस टू एयर मिसाइल। और जो तीसरी बात जो हिजबुल्ला मार कर रहा है, वो जो हिजबुल्ला जो लेबनान से मार कर रहा है इजराइल के अंदर, वो इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो पूरा जो एयर की लड़ाई है, जो पूरी ये है कि भाई हवा का स्पेस कौन कंट्रोल करता है। हमास से तो ग्राउंड लड़ाई हो रही है, यमन से
समुद्र में लड़ाई हो रही है। और ये देखिए हिजबुल्लाह से जो एयर जो तो तीनों जो तीनों पहलू हैं, समुद्र, जमीन और हवा, ये तीनों जो जगह हैं, स्काई मतलब हवा नहीं, स्काई आकाश, ये जो आकाश, समुद्र और जमीन तीनों की लड़ाई एक साथ चल रही है और उसमें तीनों में इजराइल शिकस्त खा रहा है। आप बताइए शिकस्त खा रहा है कि नहीं? यूरोप के जो प्रोफेसर हैं वो इस बात को मान रहे हैं। उसके बाद देखिए उन्होंने और आगे कहा कि हिजबुल्लाह का जो अभी का अप्रोच है, ये उसकी जो पहले की स्ट्रैटेजी है उससे अलग है। और जो हिजबुल्लाह ने अब टारगेट किया है कि इजरायली ऑक्यूपेशन को हम मारेंगे तो, लेकिन हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम धीरे धीरे हम जाहिर करेंगे। यह बात पहले नहीं थी। पहले हिजबुल्लाह बहुत ही सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन अपने पास जो उसके पास आर्सेनल है उसको वो दिखाता नहीं था, लेकिन उसने अब जरूरी समझा, क्योंकि उसने हिजबुल्लाह को ये लग गया कि कहीं ना कहीं ये देखिए मोरल की लड़ाई है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। ये केवल जैसे 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल में लड़ाई हुई थी, हिजबुल्लाह ने इजराइल को पीछे कर दिया था, वो एक लोकल लड़ाई थी जो हिजबुल्लाह इजराइल में। ये दुनिया की लड़ाई है, इसमें अमेरिका के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व है। ये ग्लोबल, एक पूरा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है ये जो अभी हो रहा है। तो उसने अपने हथियार जो है वो बाहर लाना शुरू कर दिए हैं, जिससे इजराइल ने एंटिसिपेट नहीं किया था। देखिए इजराइल की जो पूरी जो ताकत है वो एक्चुअली इंटेलेक्चुअल ज्यादा है। मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब कि उसके पास टेक्नोलॉजी बढ़िया है, सब कुछ है। इंटेलेक्चुअल मतलब उसके पीछे जो उसकी जो माइंड्स हैं, जो अभी तक स्ट्रेटेजाइज करते तो करेक्ट एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करते थे, कई बार धक्के भी लगे, लेकिन ब्रॉडली जो करेक्ट माने जाते थे। 7 अक्टूबर में वो बिल्कुल गलत साबित हुए। उसके बाद अब वो हिजबुल्लाह के बारे में गलत साबित हो रहे हैं। हमास के बारे में, जो हमास की टनल्स हैं, वो उनकी जो क्षमता है, हमास की जो मारक क्षमता है, उसके बारे में वो गलत साबित हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों में जब वो गलत साबित हो रहे हैं तो वहां पर एक पैनिक है। और इंटेलेक्चुअल पैनिक इजराइल के लिए घातक है, क्योंकि इजराइल बेसिकली अपने उसी सुपरियॉरिटी के लिए माना जाता है कि टेक्नोलॉजी और थोड़ा इंटेलेक्ट। जमीन में लड़ाई में तो उसकी सुपरियॉरिटी है ही नहीं। और हमने आपको बता दिया कल भी एक जो हमले की कोशिश थी कि जिसमें जो इजराइल की जो आर्टिलरी है और इजराइल की इन्फेंट्री है, उनमें कोऑर्डिनेशन तक नहीं है। इसका मतलब है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो अभी देखिए कि हिजबुल्लाह जो है अब केवल पहले डिफेंसिव मेजर्स लेता था, अब अपने नए हथियारों को अनवेल करके उसने वो एक प्रोट्रैक्टेड वॉर ऑफ एट्रिशन में उतर चुका है। लंबी लड़ाई के लिए, जिसका मकसद वही है कि एक तुम मारोगे हम भी एक मारेंगे। जो हमास ने वहां पर टैक्टिक्स अपनाई थी, अभी जो फेज जो जबलिया में जब दोबारा इजराइल एंटर किया, हमास की वो टैक्टिक्स सक्सीड की, उसी तरीके से हिजबुल्लाह की भी टैक्टिक्स सक्सीड कर रही हैं। अब देखिए उसके बाद एक और पॉइंट कि जो इजराइल को यह था कि भाई हमारे पास बड़े कॉम्प्लेक्स वेपन्स हैं और हिजबुल्लाह तो एक सिंपल टाइप की फोर्स है। ये जो पूरी बात जो 2006 की लड़ाई में एक सामने आई थी, अब ये बात आ गई है कि हिजबुल्लाह भी एक कॉम्प्लेक्स अटैक्स कर रहा है। कॉम्प्लेक्स अटैक्स अब यही देखिए ना, सरफेस टू एयर का इस्तेमाल, ड्रोन्स को मारना, उसके बाद कभी कभी उनके फाइटर्स इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, उसको मारना, फिर उनके पास जो मिसाइल्स हैं जो सीधे सीधे मार करती हैं इजराइल पे, वो जो आयरन डोम को पियर्स कर रही हैं, उनको इस्तेमाल करना, ये कॉम्प्लेक्स अटैक्स है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलिट्री में। तो हिजबुल्लाह ने जो कॉम्प्लेक्स अटैक्स जो शुरू किए हैं, इसको लेके एक बहुत बड़ी चिंता इजराइल में है कि ना केवल ये अटैक्स कॉम्प्लेक्स हैं बल्कि ऑडेशियस है। अपने में ये पूरे नाफरमानी एक लिए हुए हैं। और मतलब वही बात होगी ना कि इजराइल अपने को समझता है कि हम तो बॉस हैं, और यहां पर इसको ऑडेशियस क्या है। अच्छा, ऑडेशियस क्या है ना कि भाई यूरोपियन एनालिस्ट हैं, इन्होंने कभी पूरब, भाई सैकड़ों साल हो गए, पूरब इस तरीके से पूरब ने कभी वापस जवाब नहीं दिया पश्चिम को। ये बहुत दिनों बाद हो रहा है। मतलब 1857 में हुआ था, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद से आप देखिए तो ईस्ट का डिक्लाइन है, कोई ऐसा मेजर ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ वियतनाम वॉर को छोड़ के, जिसमें अमेरिका को सीधे वियतनामीज कम्युनिस्ट हैं उन्होंने हराया। अब ये दूसरा है। तालिबान की बात भी हम कर सकते हैं बीच में, लेकिन तालिबान थोड़ा ज्यादा एक अलग तरह का मसला है जिसमें पॉलिटिक्स भी ज्यादा है। लेकिन
मिलिटरली इस तरीके से घेर के और इजराइल को मारना, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा पिट्ठू है, अमेरिका की हालत खराब हो गई और अमेरिका की हालत खराब होने का टॉपिक छिड़ गया है। तो आपको ये बताते चले कि अमेरिका ने जो सीज फायर प्लान खुद प्रपोज किया था, जिसको हमास ने मान लिया था, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा। इजराइल पे प्रेशर डालने के लिए अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन लिया है। अमेरिका जो वीटो करता था हर सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कि सीज फायर की डिमांड करता था गाजा में, अमेरिका ने सारे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो कि सीज फायर की डिमांड करते थे गाजा में, उनको वीटो किया। और ये पहले अब अमेरिका को खुद लाना पड़ रहा है एक रेजोल्यूशन, खुद अमेरिका लाया कि गाजा में सीज फायर हो, जो उसका खुद का प्लान है, वो जो 6 वीक्स वाला प्लान था और जिसको हमास मान चुका है, इजराइल नहीं मान रहा है। और अमेरिका ने एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अमेरिका लाया और अब इसके बाद जो पूरी एक कहानी होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। अमेरिका इजराइल में संबंध है, वो हमेशा रहेंगे, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजिक संबंध है लॉन्ग टर्म। जो टैक्टिकल डिफरेंसेस हैं वो बहुत हद तक कई बार लड़ाई में डिसाइसिव हो जाते हैं। तो अमेरिका ने जो अमेरिकन हैंड जो खुला कि भाई नुसैरत जो मैसेकर था, उसमें अमेरिकन जो पायर आर्टिफिशियल हार्बर वहां बना हुआ है, उसका इस्तेमाल इजरायली फौजों ने किया। ये बात जब दुनिया के सामने आ गई, और मैंने आपको बताया था कि मेरे तो वीडियोज इस पे जो एक्स पे थे वो डिलीट कर दिए गए। पूरी कोशिश हुई दबाने की, लेकिन दबाए नहीं गए, मतलब कोई दबा नहीं सकता उसको। वो चीज आ गई अमेरिकन प्रेस में आ गई, अमेरिकन मेन स्ट्रीम प्रेस में आ गई, तो अमेरिका को पूरा ये करना पड़ा, उसको सीज फायर रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास कराना पड़ा, जो पास हुआ। रशिया ने एब्सटेन किया, बाकी सब ने उसके फेवर में वोट किया। और रशिया का एब्सटेंशन इसलिए था क्योंकि पहले अमेरिका बहुत सारे रशिया के रेजोल्यूशन वीटो कर चुका है। तो वो रशिया का एक तरह से था कि हम अमेरिका के हर चीज को, मतलब अमेरिका के भी एक रेजोल्यूशन को, हालांकि सिक्योरिटी काउंसिल का जो ये रेजोल्यूशन है इसके हम साथ है, रशिया का कहना है, लेकिन हमने एब्सटेन किया एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और इस ग्राउंड पे कि हमें अमेरिका ने हमारा विरोध किया था हर चीज में, तो हम भी कुछ एक चीज में एब्सटेन करेंगे। उसने खिलाफ वोटिंग नहीं की, उसने वीटो नहीं किया, वीटो कर सकता था, रशिया के पास वो पावर है, उसने वीटो नहीं किया, वो एब्सटेन किया। जैसे एक बार अमेरिका ने भी जो एक सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो अल्जीरिया लाया था, उसमें अमेरिका भी एब्सटेन किया था। तो अब देखिए ये जो पूरा मामला है, ये एक बड़ी चीज हो गई है कि जिसमें एक, मतलब आप सोचिए कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में ये पास हो गया, फिर जो जनरल असेंबली है वहां भी ये पूरी तरह से यूनानिमस तरीके से ये पास हुआ कि गाजा में सीज फायर हो, और जो बाइडेन का प्लान है जो कि हमास मान चुका है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। अब देखिए उसके बाद एक बड़ी खबर यमन से आती है कि यमन ने, अभी तक खबरें यमन से जो आती हैं वो ये आती थी कि यमन ने जहाज मारे, और मैंने आपको बताया 129 प्लस हो चुका है, 130 मतलब ऑलमोस्ट 133 134 संख्या पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, यमन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने यमन के अंदर एक अमेरिकन इजरायली स्पाई नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह से ध्वस्त। और उसमें देखिए ये जो स्पाई नेटवर्क था अमेरिका और इजराइल का, जो यमन में कम से कम 10 साल से काम कर रहा था, और 10 साल से जो ये काम कर रहा था, ये CIA मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन था। और ये लोग करते क्या थे, इसमें देखिए यमन के भी कुछ लोग इन्वॉल्व ऑब्वियसली थे, क्योंकि यमन में एडन में एक सरकार है, ज्यादातर यमन हुतीस के हाथ में है, लेकिन एक हिस्सा एडन में सऊदी अरेबिया द्वारा बैक्ड सरकार के पास भी है। तो वहां से पूरे कुछ यमन के लोग, प्लस जो वही बात आ जाती है जैसे इजिप्ट में मोसाद के एजेंट्स को इजिप्शियन रेजिस्टेंस ने एलिमिनेट किया, वैसे यहाँ पर जो कुछ मिक्स डिसेंट के लोग हैं, जो जूइश भी हैं, अरब भी हैं, और आधे जूइश है, आधे यूरोपियन, या आधे अरब हैं आधे यूरोपियन हैं, उन लोगों का जो एक यमन में अच्छी खासी संख्या है, तो उसमें से काफी हद तक लोग यमन की सरकार के भी साथ हैं और हुतीस के साथ हैं, लेकिन एक बड़ा एक मतलब कम से कम 30% ऐसा हिस्सा है जो साथ नहीं है। तो उसके अंदर इन लोगों ने, जो बिजनेसमैन थे और जो एक फ्रंट का काम करते थे, अलग अलग बिजनेस चलाते थे, कोई फार्मास्यूटिकल्स का चलाता था, कोई कुछ और केमिकल फर्टिलाइजर्स का चलाता था, इन लोगों को यमन ने पकड़ा है कि एक बहुत बड़ा स्पाई रिंग यमन ने डिटेक्ट किया है। और ये जो देखिए स्पाई रिंग यमन ने डिटेक्ट किया है, ये इसकी खासियत ये है कि इसमें कन्फेशंस हो गए हैं, इसमें कन्फेशन हुए हैं जो स्पाइज हैं,
और डॉक्यूमेंट सीज हुए। और इसमें देखिए उसमें आया है कि जब 2015 में यूएस एम्बेसी ने सना खाली किया, सना मतलब जो कैपिटल यमन का है, जब वहां से हटा तो उसके बाद एक वो उसने इस तरह का नेटवर्क बनाया था। और ये पूरा एग्रीकल्चर में, जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह के बिजनेसमैन जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह में थे, तो ये जो नेटवर्क था कि एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इन सारे उसमें घुसा हुआ था और ये यमन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था कहीं ना कहीं। अब ये देखिए कि जो एक इसके पहले भी यमन ने फोर्स 400 नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को ध्वस्त किया था अक्टूबर नवंबर में 2023 में। लेकिन ये जो है ये ज्यादा बड़ा नेटवर्क था, इसमें करीब सैकड़ों लोग इन्वॉल्व थे और आप सोचिए करीब 110 से लेके 120 तक लोग गिरफ्तार हुए हैं और जल्दी ही उनको एक बड़ी ही खतरनाक सजाएं सुनाई जाएंगी। और ये यमन दुनिया के सामने पेश करेगा कि देखिए इस तरीके से हमारे देश में ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो पूरा अधिकार है, कुछ अमेरिका इजराइल कोई बोल ही नहीं सकता। स्पाइस पकड़े गए हैं भाई। यमन एक सॉवरेन स्टेट है जिसको उसकी सरकार कंट्रोल करती है और वो लोग उसको उनको अपने जो भी इस तरह के लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए यहां तक बात आती है कि यमन ने डिस्क्लोज किया कि इस नेटवर्क के जो कुछ लोग थे उन्होंने यमन के कुछ लीडर्स को असैसिनेट करने की भी कोशिश की, असैसिनेट करने की कोशिश की और उन पर हत्या और मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का पूरा एक मुकदमा चलेगा। जो यमन में अगर फौरन कोई आदमी इस तरह का मिलता है जो स्पाई है और वो उसने हत्या करने की कोशिश की है यमन के नेताओं की, तो उसको डेथ पेनल्टी सीधे है। अब आप देखिए जो कई वर्कशॉप इस तरह से ऑर्गेनाइज होती थी, बहुत सारी बातें सामने आई, पूरा जो मोडस ऑपरेंडाई है वो सामने आया है। अब मोसाद जो है उसको वो पूरी तरह से हर जगह वो इस तरीके से अपना नेटवर्क फैलाए हुए था और वो पूरा मतलब अगर ये बस नहीं किया जाता तो आप सोचिए कि मतलब यमन में तख्ता पलट तक की साजिश थी। ये बहुत बड़ी घटना है। अब देखिए अब उसके बाद एक और जो खबर, कफ नीमा जो रमल्ला में एक जगह है, वहां पर जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के 4 लड़ाके इजराइल ने मारे, लेकिन उसके बाद और वो शहीद हो गए। उसके बाद लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वही जेनिन में, रमल्ला में, अल खलील में कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, जिस कोऑर्डिनेटेड अटैक में वेस्ट बैंक के करीब 12 से लेके 14 आईडीएफ सोल्जर्स, उनको गोली लगी, उसमें से अधिकांश घायल हैं, कुछ उसमें मारे भी गए हैं, लेकिन अभी उसकी पूरी तरीके से जो कंफर्मेशन है वो अभी नहीं आया, ना आईडीएफ की तरफ से आया, अभी रेजिस्टेंस की तरफ से भी नहीं आया। लेकिन रेजिस्टेंस ने एक बात जरूर कह दी है कि तुमने 4 लोगों को शहीद किया, हमने 14 मारे। अब तुमने 4 को शहीद किया, हमने 14 मारे, और इन 14 में से कितने बचेंगे, कितने पूरी जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके साथ साथ एक देखिए जेनिन ब्रिगेड में कि एक नई शाखा इनॉग्रेट हुई और उस शाखा ने जो सबसे पहले काम किया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो महमूद अब्बास की है और जो गद्दार है, उसके जो प्रमुख 4 फाइटर, जो उसके 4 वो थे जो उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते थे, उनमें से 4 को अगवा कर लिया। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ देखिए मामला क्या है ना कि वहां पर लोकल पैलेस्टीनियंस भी उसमें इन्वॉल्व है, तनख्वाह वगैरह पाते हैं, तो इसलिए रेजिस्टेंस संभल के चलता है कि भाई हम ठीक से इनको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन अब जो सीधे आमने सामने की लड़ाई पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से हो गई है कि इजराइल की मदद करते हैं, गद्दार ये हैं, उनको घोषित किया गया, बाकायदा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा चला और उसके बाद इनके जो कमांडर्स हैं उनको उठा लिया गया। आज की ये खबरें 11 जून 2024, और मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरा साथ दीजिए इस मुहिम में जो हम चला रहे हैं, और हम कल आपके सामने खबरें लेकर फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।